आप सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध का महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में आने लायक है। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध को विश्व युद्ध क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है, इस युद्ध में स्विट्जरलैंड सहित यदि कुछ देशों को छोड़ दिया जाए तो विश्व के अधिकांश देश इस युद्ध में शामिल हुए थे, इसलिए इसको विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है। फिर प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, इसका तत्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ 28 जुलाई 1914 को। इसका तत्कालिक कारण है ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार की हत्या। आर्कडियूस नाम था उसका, ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार का। ये घूमने गया था सार्जेवो नामक जगह पर, तो वहाँ एक सर्बिया युवक ने इसकी हत्या कर दी। ऑस्ट्रिया हंगरी ने इस हत्या में सर्बिया का हाथ पाया और इससे बदला लेने के लिए, अपने राजकुमार की हत्या का बदला लेने के लिए और सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। सर्बिया की सहायता देने के लिए रूस आया क्योंकि उसने वादा किया था। इधर ऑस्ट्रिया हंगरी की सहायता देने के लिए जर्मनी आया और इस तरह देखते देखते पूरा विश्व युद्ध की आगोश में आ गया। फिर त्रिदेशीय संधि किसके बीच हुई थी, कब हुई थी? त्रिदेशीय संधि हुई थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली के बीच में। ये 1882 में हुई थी। अगला प्रश्न, त्रिदेशीय समझौता किनके बीच हुई? तो ये ब्रिटेन, रूस व फ्रांस के बीच हुई थी सन 1907 में। गुप्त संधि किसे कहते हैं? तो गुप्त संधि वो संधि होता है जो कि हर देश ये आशंकित रहता है कि पता नहीं कब क्या हो जाए और गुप्त तरीके से दूसरे देश के साथ संधि करके रहता है, जिसको उसके द्वारा जो किया गया संधि है वो किसी को मालूम नहीं चलता है। जिसमें इटली, ये पहले हम देखते हैं कि जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के समय वो ब्रिटेन के साथ हो जाता है। इसी गुप्त संधि के तहत होता है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ने कब प्रवेश किया और क्यों किया? प्रथम विश्व युद्ध को अमेरिका ने 6 अप्रैल 1917 को प्रवेश किया। इसका प्रवेश करने का कारण ये था कि जर्मनी की यू बोट, जिसको पनडुब्बी कहते हैं, इसके द्वारा एक अमेरिकी सामान्य यात्री विमान को समुद्र में डुबो देना। यात्री जहाज को, विमान नहीं, जहाज को, सामान्य यात्री जहाज को समुद्र में डुबोया जाना। तो अमेरिका इस घटना से काफ़ी नाराज हो गया और इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जर्मनी ने ऐसा क्यों किया। तो जर्मनी की सोच ये थी कि इस युद्ध में यदि वो ब्रिटेन और फ्रांस की जो समुद्री ताकत है उसको समाप्त कर दिया जाए, समुद्री एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाए, तो उस पर काबू पाया जा सकता है। और उसके लिए उसने मार्ग चुना समुद्र को। उसके साथ जो व्यापारिक जहाज आते थे उसके देश में सामान पहुंचाने के लिए, उसको वो नष्ट करने लगा। उसकी सोच ये थी कि यदि इनको सामान नहीं मिलेगा तो ऐसे ही कमज़ोर पड़ जाएंगे, इसकी ताकत कम पड़ जाएगी। और इसी क्रम में वो अमेरिकी जहाज़ों को या उनके जो भी मित्र थे ब्रिटेन और फ्रांस के, इनके जहाज़ों को अंधाधुंध मारने लगे थे, उनके पनडुब्बी डुबोने लगे थे पानी में। इसी बीच अमेरिका का एक यात्री जहाज़ भी इसकी चपेट में आ गया और उसमें शामिल सभी नागरिक जो है समुद्र में डूब गए, मारे गए। तो इससे अमेरिका काफ़ी नाराज हो गया। अभी तक अमेरिका एक व्यापारिक देश की भूमिका में ही था, युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन इस घटना से आक्रोशित होकर के अमेरिका ने जर्मनी के विरुद्ध 6 अप्रैल 1917 को युद्ध की घोषणा कर दी और अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो गया। अगला प्रश्न है, क्या खनिज संपन्न देश पर कोई पड़ोसी देश नियंत्रण करना चाहे तो उसके क्या तरीके हो सकते हैं, उनमें से कौन सा सही है और दोनों को ये तरीका स्वीकार होगा? तो इसमें इसका उत्तर है कि पड़ोसी देशों पर नियंत्रण करना चाहे तो उसके कई तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला, सैनिक शक्ति द्वारा। यदि कोई देश सेना में बलवान है तो अपने पड़ोसी देशों के ऊपर सैन्य शक्ति का उपयोग करके उस पर नियंत्रण रख सकता है। फिर खनिज संपन्न देश को अपना गुलाम बना करके, उपनिवेश बना करके, जो शक्तिशाली देश है वो अपने पड़ोसी देश को गुलाम बना ले, उपनिवेश बना ले और उस पर हर प्रकार से शासन व्यवस्था स्थापित करें। लेकिन ये दोनों तरीका सही नहीं है। इसमें नीचे जो तरीके हैं ये सही हो सकते हैं, जिसमें खनिज संपन्न क्षेत्र वाले देश से समझौता करके उसे कच्चे माल की उचित कीमत देकर खनिज खरीदना। यानी जो देश खनिज संपन्न देश है उनसे समझौता करें और उनके कच्चे माल की उचित कीमत दे करके ये अपने पड़ोसी देशों से
खनिज प्राप्त कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। फिर आपसी सहमति के द्वारा खनिज प्राप्त करना, अपने पड़ोसी देशों से आपसी सहमति प्राप्त कर ले और आपसी सहमति प्राप्त करने के बाद खनिज प्राप्त कर ले और उसके बदले में उसे अपने यहाँ तैयार माल जो है दे, तब भी वो अपने पड़ोसी देशों पर नियंत्रण रख सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि हर नया देश जो औद्योगिकरण करना चाहता है उसे दूसरे देशों से टक्कर लेना जरूरी है? क्या इसके और तरीके हो सकते हैं? तो इसका उत्तर है कि ऐसा लगता है कि हर नया देश जो औद्योगिकरण करना चाहता है जरूरी नहीं है कि वो दूसरे देशों से टक्कर ही ले, लड़ाई झगड़ा करें, कुछ और परिस्थिति से भी वो आगे बढ़ सकता है। इसमें हम जानते हैं औद्योगिकरण किसे कहते हैं। तो औद्योगिकरण का अर्थ होता है उद्योग धंधे में बदलाव आना, उद्योग धंधे स्थापित करना। ये उद्योग धंधे स्थापित औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुई थी जो ब्रिटेन में हुई थी। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटेन में बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित हुए। इसके बाद विश्व के सभी देशों में औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई। औद्योगिक क्रांति में जब उद्योग धंधे स्थापित हुए तो उसमें ये होने लगा कि जो सामान पहले हाथों से बनता था, कुटीर लघु उद्योग से बनता था, अब वो बड़े बड़े फैक्ट्री में बनने लगे, ज़्यादा मात्रा में उत्पादित होने लगे। तो इसमें अब सब देशों के पास, प्राय यूरोपीय देश के पास औद्योगिकरण हो चुका था और सभी देश एक दूसरे से टक्कर लेने के लिए तैयार थे। इसी का ही परिणाम था कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। लेकिन हमारे विचार से कि जरूरी नहीं है कि हर देश दूसरे देश का टक्कर ले, कई अन्य तरीके अपनाकर भी औद्योगिकरण में आगे बढ़ा जा सकता है। इसमें कौन सा है? तो पहला है, जिन देशों का औद्योगिकरण हो चुका है उन देशों से सहायता और मार्गदर्शन लिया जा सकता है। औद्योगिकृत देश किस प्रकार से आगे बढ़े इसकी जानकारी लेकर उस जानकारी को स्वयं के हित में हम लगा सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। हम भारत का उदाहरण दे सकते हैं। भारत और सोवियत संघ के बीच मित्रता का हाथ है। मित्रता का हाथ बढ़ाते हुए भारत ने सोवियत संघ से मदद मांगी थी और इसी का ही परिणाम है कि भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम जैसे इस्पात कारखानों में सोवियत संघ ने भारत की मदद की थी इसको स्थापित करने में। तो ऐसा हर देश कर सकता है और औद्योगिकरण के मामले में आगे बढ़ सकता है। फिर दूसरा है, औद्योगिकृत जो देश हैं इनसे समझौता और संधि किए जा सकते हैं। उनसे व्यापारिक क्षेत्र बांटकर कि ये क्षेत्र आपका है, ये क्षेत्र हमारा है, इससे भी आगे बढ़ा जा सकता है। जो देश विकसित हो चुके हैं उनसे इस मामले पर चर्चा किया जा सकता है और उनके साथ मिलकर के औद्योगिक नीति बनाकर भी आगे बढ़ा जा सकता है। तीसरा है, दो देशों के बीच व्यापारिक समझौता करके भी आगे बढ़ा जा सकता है। हर देश की आवश्यकता और वस्तु भिन्नता अलग अलग होती है। जैसे हमारे देश की आवश्यकता अलग है, ब्रिटेन की आवश्यकता अलग है। ब्रिटेन में दूसरा वस्तु उत्पादित होगा, हमारे यहाँ दूसरा उत्पादित होगा। तो हम अब एक दूसरे देश की आवश्यकता को जानें और जानते हुए यदि जो वस्तु उनको ज़रूरत है और हमारे यहाँ होता है तो हम उसको और ज़्यादा बनाने का प्रयास करें और उन वस्तु को हम उन देशों को निर्यात करें जिनको उनकी ज़रूरत है और ऐसा करके हम आगे बढ़ सकते हैं। यानी हमारी ज़रूरत का सामान वहाँ से ले आएँ दूसरे देश से और उनकी ज़रूरत का सामान हम अपने देश से दें। तो हर देश यदि ऐसा कर ले तो भी आगे बढ़ा जा सकता है। और अंतिम है, औद्योगिकरण के लिए कच्चे माल व बाज़ार की ज़रूरत होती है। तो कच्चे माल और बाज़ार की चर्चा करनी चाहिए, उन देशों से बात करनी चाहिए जहाँ पर कच्चा माल हो, जहाँ बाज़ार की अपार संभावनाएं हैं। और यदि वो देश तैयार हो जाए तो अपने तैयार माल, कच्चा माल हम वहाँ से ला सकते हैं, तैयार माल हम उनके बाज़ार में ले जा करके हर देश बेच सकता है। तो ये उपाय यदि विश्व के जितने भी औद्योगिकृत देश हैं अपना ले, एक दूसरे देश के साथ संधि समझौता कर ले, कच्चा माल के लिए बाजार तैयार कर लें, औद्योगिक नीति बना लें, तो उद्योग धंधे के क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सकता है। ये तो है भाग 1 है, इसका छोटा छोटा ही डालूंगी इसमें ताकि आप लोग को ही पढ़ने में सहूलियत हो। इसके बाद अगले वीडियो में इसका दूसरा भाग। तब तक के लिए नमस्कार।